नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विचारों पर गौर कर रहे हैं जो निकले तो हैं करीब 100 साल पुरानी एक किताब से, लेकिन जिनकी गूंज आप कह सकते हैं आज भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज एस क्लासन की 1926 में आई किताब द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन के कुछ अंशों की। इसे कई लोग मानते हैं कि ये वित्ती वित्ती की दुनिया में एक क्लासिक है। हाँ बिल्कुल। और इसकी खासियत ये है, मतलब जो इसे अलग बनाती है वो है इसका तरीका। सही कहा। ये पैसे रुपए जैसे थोड़े गंभीर विषय को प्राचीन बैबिलोन की कहानियों के जरिए समझाती है। जी, कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं, बल्कि सीधी सादी बातें जैसे बचत, निवेश, खर्च पर लगाम। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद यही है कि इन कहानियों और सिद्धांतों के पीछे जो बुनियादी नियम छिपे हैं उन्हें समझें। ये नियम बताते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति, मतलब चाहे उसकी शुरुआत कहीं से भी हो, आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या वाकई एक प्राचीन शहर की लोक कथाओं में आज की इस जटिल आर्थिक दुनिया के लिए कोई सबक हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो वाजिब है। चलिए फिर इन विचारों की परतों को खोलकर देखते हैं जरा। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं लेखक के इरादे से। जॉर्ज एस क्लासन, जैसा आपने कहा, वो कोई अर्थशास्त्री तो थे नहीं। नहीं, वो एक व्यवसायी और लेखक थे। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि उनका लक्ष्य था कि भाई वित्तीय ज्ञान आम लोगों तक पहुंचे, और वो भी ऐसे रूप में जो उबाऊ न लगे। तो उन्होंने कहानियों का सहारा लिया। और ये तरीका सीखने के मनोविज्ञान के लिहाज से देखें तो काफी दिलचस्प है। जब कोई मुश्किल जानकारी कहानी के रूप में आती है ना, हाँ। तो वो ज्यादा आसानी से समझ आती है, याद भी रहती है। ये दिखाता है कि जो मूल सिद्धांत है वो भले ही पुराने हो, लेकिन उनको पेश करने का तरीका उन्हें हमेशा, क्या कहते हैं, प्रासंगिक बनाए रख सकता है। कहानी सीधे जुड़ती है भावनाओं से, यादों से। बिल्कुल। और इसी कड़ी में जो सबसे मशहूर कहानी है वो आर्काड की है। हाँ, आर्काड। किताब बताती है कि वो बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं था। एक साधारण लेखक था जो सपना देखता था अमीर बनने का। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? यहीं पर किताब का जो मूल संदेश है वो सामने आता है। आर्काड की कहानी असल में इस बात पर जोर देती है कि अमीरी जो है वो किस्मत या संयोग से ज्यादा सही आदतों, अनुशासन और सिद्धांतों पर चलने का नतीजा है। आर्काड ने क्या किया? उसने एक अमीर आदमी से सलाह ली, सीखा और फिर उन नियमों का सख्ती से पालन किया। अच्छा। तो ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, ये है कि जो कमाया है उसे सहेजा कैसे जाए, उसे बढ़ाया कैसे जाए, ये एक कला है। तो फिर वो नियम क्या है जिन पर आर्काड चला और जो इस किताब का सार है? पहला नियम, जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा अलग रखो। हाँ, किताब कहती है स्टार्ट दाय पर्स टू फैटनिंग, मतलब पहले अपना बटुआ भरना शुरू करो। जी, ये पहले खुद को भुगतान करो वाला सिद्धांत है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? हाँ। लेकिन असल चुनौती है इसको लगातार करने में, रोज। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक मानसिकता बनाने की बात है कि आपकी कमाई का पहला हकदार कौन है, आपका भविष्य। अच्छा, हाँ। ये वित्तीय सुरक्षा की पहली सीढ़ी है, इसके बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और सोचिए आज की जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, जहां खर्च करने के इतने सारे प्रलोभन हैं, हाँ बिल्कुल, वहां ये अनुशासन बनाए रखना और भी कठिन हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। चुनौती पालन करने में है, और यहीं से दूसरा सिद्धांत जुड़ता है, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते कि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी जरूरतें और खासकर उनकी इच्छाएं उनकी कमाई के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। किताब कहती है जरूरत और इच्छा के बीच फर्क समझो। इसे आजकल की भाषा में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। हाँ हाँ भाई। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और नतीजा आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं। यहाँ पर जरूरत है आत्मनियंत्रण की, बजट बनाने की। ये समझने बहुत जरूरी है कि कौन सा खर्च सच में जरूरी है और कौन सा सिर्फ एक चाहत है जिसे टाला जा सकता है। सही है। बिना इस समझ और नियंत्रण के वो जो पहला नियम था ना, बचत वाला, हाँ। वो भी बेकार हो जाता है। तो पहले बचाओ, फिर खर्चों पर लगाम लगाओ। लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं। तीसरा सिद्धांत कहता है नहीं, बचाए हुए पैसे को सिर्फ रखना नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसे काम पर लगाना है। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई, यानी अपने सोने को बढ़ने दो। एग्जैक्टली। क्योंकि निष्क्रिय पैसा, मतलब जो पड़ा हुआ है, वो अपनी कीमत वक्त के साथ खो देता है। हाँ, महंगाई उसे खा जाती है। इसलिए बचत को निवेश करना जरूरी है।
निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो और पैसा कमा सके। यहीं पर वो कंपाउंडिंग की ताकत काम आती है। और यहीं पर बचत वो धन निर्माण में, वेल्थ क्रिएशन में बदलती है। आपकी बचत एक तरह से आपकी कर्मचारी बन जाती है जो आपके लिए कमाती है। निवेश की बात आई तो फिर जोखिम की बात भी आती है। डर लगता है लोगों को। बिल्कुल। और यही चौथा सिद्धांत काम आता है, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखो। किताब सलाह देती है कि निवेश करते समय जल्दबाजी ना करें और ऐसे लोगों की सलाह ना मानें जो खुद उस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं। हाँ, मूर्खतापूर्ण निवेश से बचने की चेतावनी दी गई है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। निवेश का मतलब जुआ खेलना नहीं है। इसका मतलब है सोच समझकर जानकारी के आधार पर जोखिम लेना, कैलकुलेटेड रिस्क। यहाँ पर ज्ञान और विशेषज्ञ सलाह का महत्व पता चलता है। किसी भी निवेश से पहले जानना जरूरी है। हाँ, उसके बारे में जानना, समझना और अगर जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद सलाहकार से पूछना। ये आपकी मेहनत की कमाई को डूबने से बचा सकता है। वो जो रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमें होती है ना, हाँ, बहुत आती हैं आजकल। उनके झांसे में आने से बचना ही बुद्धिमानी है। सही कहा। और निवेश के साथ ही जुड़ा है 5वां सिद्धांत, अपने घर को एक लाभकारी निवेश बनाओ। हालांकि आज के संदर्भ में शायद इस पर बहस हो सकती है कि घर हमेशा सबसे अच्छा निवेश है या नहीं। हाँ, वो है। लेकिन किताब के समय के हिसाब से अपना घर होना एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा मानी जाती थी। हाँ, उस समय का जो सामाजिक आर्थिक संदर्भ था, उसमें अपना घर होना स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक था। बिल्कुल। आज स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है। बिल्कुल। रियल एस्टेट के अपने उतार चढ़ाव हैं, लेकिन मूल भावना शायद ये है कि ऐसी संपत्ति में निवेश करें जो लंबी अवधि में मूल्यवान साबित हो और आपके जीवन में स्थिरता लाए। बिल्कुल। ये सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा भी देता है। सुरक्षा की बात चल रही है तो छठा सिद्धांत भविष्य की आय सुनिश्चित करने पर जोर देता है। यानी बुढ़ापे या मुश्किल वक्त के लिए तैयारी करना। जी। इसके लिए किताब लंबी अवधि के निवेश और शायद आज के जमाने में कहें तो बीमा जैसे उपायों की तरफ इशारा करती है। ये दूरदर्शिता की बात है, फोरसाइट। आज कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कल क्या होगा कौन जानता है। इसलिए भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए, जैसे बीमारी हो गई, नौकरी चली गई या रिटायरमेंट, इन सब के लिए पहले से योजना बनाना जरूरी है। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि वित्तीय योजना सिर्फ आज की जरूरतों के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा के लिए भी है। बिल्कुल, स्थायी वित्तीय कल्याण के लिए ये जरूरी है। और आखिर में 7वां सिद्धांत, ये शायद सबसे सक्रिय कदम उठाने की बात करता है। हाँ, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ, इंक्रीज दाय एबिलिटी टू अर्न। ये सिर्फ पैसा बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने, नए कौशल सीखने के बारे में है, ताकि आप ज्यादा कमा सकें। ये समीकरण का दूसरा पहलू है, बहुत जरूरी। एक तरफ आप बचत और निवेश से अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी आय की स्रोत को ही मजबूत कर रहे हैं। खुद पर निवेश करना, अपनी शिक्षा पर, अपने स्किल्स पर, अपने स्वास्थ्य पर, ये शायद सबसे अच्छा निवेश है। हाँ, ये बात तो सही है। इससे ना सिर्फ आपकी कमाई बढ़ सकती है, बल्कि जो समय बदल रहा है उसके साथ प्रासंगिक बने रहने में भी मदद मिलती है। ये वित्तीय स्वतंत्रता की राह को तेज कर सकता है, यकीनन। तो ये थे वो 7 सिद्धांत। अब अगर हम इन स्रोतों का एक समग्र मूल्यांकन करें तो इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या नजर आती है? मेरे ख्याल से तो इसकी सादगी और वो कहानियों का इस्तेमाल। मैं सहमत हूं, बिल्कुल। इसकी भाषा सीधी है, सिद्धांत सरल हैं और कहानियों के माध्यम से ये आसानी से समझ में आ जाते हैं और याद भी रहते हैं। और ये कालातीत है, मतलब समय बदलने पर भी इनकी जो मूल भावना है वो प्रासंगिक रहती है। लेकिन साथ ही ये भी मानना होगा कि ये 1926 की किताब है। आज की दुनिया कहीं ज्यादा जटिल है, वित्तीय दुनिया तो खासकर। को स्टॉक मार्केट एनालिसिस या म्यूचुअल फंड या फिर ये जो आजकल क्रिप्टो चल रहा है, हाँ। इन जैसे आधुनिक निवेश विकल्पों के बारे में विस्तार से नहीं बताएगी। ये वित्तीय योजना का एक बहुत ही बुनियादी ढांचा देती है। बिल्कुल, इसे एक शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए, एक फाउंडेशन। ये वित्तीय अनुशासन और सही मानसिकता बनाने के लिए बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज के दौर में सफल होने के लिए शायद इन बुनियादी सिद्धांतों के ऊपर और भी बहुत कुछ सीखने और समझने की जरूरत होगी। सही।
मतलब ये नींव तो रखती है। हाँ, नींव रखती है, लेकिन पूरी इमारत बनाने के लिए और ज्ञान चाहिए और आज के हिसाब से उसे ढालना भी होगा। तो कुल मिलाकर इन अंशों से क्या सबक मिलता है, क्या निचोड़ है? ऐसा लगता है कि संदेश बहुत सीधा है। अनुशासन के साथ कमाओ, उसका एक हिस्सा बचाओ, उस बचत को समझदारी से निवेश करो, खुद को सुरक्षित रखो और अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करते रहो। यही है ना? हाँ, बिल्कुल यही। और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि वित्तीय सफलता कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ये कुछ सरल नियमों का लगातार और अनुशासित तरीके से पालन करने का नाम है। इन कहानियों की असली ताकत इसी बात में है कि ये हमें विश्वास दिलाती हैं कि ये नियम काम करते हैं और कोई भी इन्हें अपना सकता है। वो आकाट की कहानी हमें उम्मीद देती है। तो क्या ये सब आज भी उतना ही मायने रखता है? मुझे तो लगता है हाँ। लगता तो है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी वित्तीय यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। युवाओं के लिए, या फिर जो अपनी आर्थिक आदतों को सुधारना चाहते हैं। ये एक मजबूत नींव बनाने में मदद कर सकता है। निश्चित रूप से। अब यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। आज की दुनिया जहाँ गिग इकोनॉमी है, जहाँ काम करने के तरीके बदल रहे हैं, जहाँ क्रिप्टो जैसी नई चीजें आ गई हैं, जहाँ जानकारी का सैलाब है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल। इस माहौल में बेबीलोन के ये प्राचीन सिद्धांत कितने कारगर हैं? क्या वो 10% बचत का नियम आज भी पर्याप्त है या ज्यादा चाहिए? क्या सुरक्षित निवेश की परिभाषा बदल गई है? ये सोचने वाली बात है। इन पुराने नियमों को आज के नए संदर्भ में कैसे ढाला जा सकता है? ये सवाल शायद हमें अपनी खुद की वित्तीय रणनीति पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करे। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।